आपके साथ वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की आज जयंती है। बता दें कि भारतीय साहित्य की धरोहर में एक ऐसा नाम है जो हमेशा अपनी लेखनी के कारण अमर रहेंगे। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में भारत के उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्ता ने कविता लिखने की शुरुआत बचपन से ही की थी। उन्होंने उनके विद्यालयीन दिनों में ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और उनके शिक्षक भी उनके कला संबंधी योग्यताओं को देखकर प्रशंसा करते थे। बाद में उन्होंने खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी और इसे काव्य भाषा के रूप में विकसित किया। वे एक लोक सक्रिय कवि थे और अपने समय की समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में देश भर में देशभक्ति की भावना और चेतना भी भर दी थी, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आज उनकी जयंती पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर सत्सन नमन किया है। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा कि जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपनी काव्य रचनाओं से जन जन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने वाले पद्म भूषण से अलंकृत महान लेखक व राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर सत्सन नमन। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि मेवात में ब्रज यात्रा करने वाले हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया गया, गोली चलाई गई, पत्थर फेंके गए। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू लगभग 1300 वर्षों से आक्रमण झेल रहे हैं और कब तक इन लोगों का आक्रमण झेलते रहेंगे। हमारा भारतीय हिंदू शांति प्रिय है, लेकिन कब तक पत्थरबाजी झेलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मेवात में ब्रज यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके, गोली चलाई गई और बुजुर्गों बच्चों को कई घंटे तक मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा कैद करके रखा गया। हिंदुओं की दर्जनों गाड़ी जला दी गई, कई लोग मारे गए और सैकड़ों लापता हैं। बच्चों और औरतों पर भी जुल्म ढाए गए हैं। दिनेश शर्मा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि उपद्रव करने वाले दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई की जाए। दिनेश शर्मा ने कहा कि जहां भी मुसलमान आबादी होती है वहां पर हिंदुओं पर जुल्म होते हैं। मुस्लिम आबादी क्षेत्र में जगह जगह मांस बिक्री की जाती है और उस एरिया को इतना गंदा कर दिया जाता है कि वहां पर रहने वाला हिंदू परेशान होकर उस स्थान को छोड़कर चला जाता है। पश्चिम बंगाल में और मेवात में हिंदुओं पर जुल्म किए जाते हैं। यदि कट्टरपंथियों की आबादी ऐसे ही बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदुओं को हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। जब कट्टरपंथियों की आबादी कम होगी तो शिक्षा का महत्व इनको समझ में आएगा और यह लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो दंगा नहीं करेंगे। दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा ज्यादातर मदरसों में दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जाती है। अधिकतर मदरसों में पत्थर हथियार जमा किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि मदरसों को सरकारी सुविधा बंद कर देनी चाहिए। हरियाणा के मेवात में नूह में ब्रज यात्रा पर जो पथराव किया है, जो गोली चलाई है, वो बहुत ही निंदनीय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी कट्टरपंथियों के इस कृत्य को निंदनीय मानते हैं और हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे दंगाइयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हिंदू लोग 1300 वर्षों से इन कट्टरपंथियों के आक्रमण झेल रहे हैं। क्या हम लोग अपने क्षेत्र में यात्रा भी नहीं निकाल सकते? राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण देश के सजग प्रहारी है एनसीसी कैंडिडेट्स। मथुरा में 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा के कमान अधिकारी कर्नल एसपीएस यादव के निर्देशन में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 39 और थल सेना कैंप का निरीक्षण ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सवरजीत सिंह ने
कहा कि एनसीसी कैंडिडेट्स राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण देश के सजग प्रहरी हैं। वर्तमान चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए युवा छात्रों और एनसीसी कैंडिडेट्स को विशेष भूमिका निभानी चाहिए। बता दें कि एनसीसी कैंडिडेट्स की फुल ड्रेस रिहर्सल भी कराई गई। सर्वप्रथम ग्रुप कमांडर को एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके पश्चात उन्होंने टेंट, पिचिंग, लाइन एरिया, फ्लैग एरिया आदि का निरीक्षण किया और साथ ही छात्रों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। अंत में सभी कैंडिडेट्स को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया प्रभारी कैप्टन अतुल शर्मा के अनुसार इस अवसर पर कैप्टन नूतन कुमार, कैप्टन सुरेंद्र धीमन, लेफ्टिनेंट डॉक्टर विपिन सोलंकी, हवलदार अमन सिंह यादव उपस्थित रहे। आज ये पहली चीज़ तो एक कैंप चल रहा है। कैंप में ही हम अभी हमारे थल सैनिक कैंप के लिए प्रैक्टिस भी हो रही है और इंटर ग्रुप कंपटीशन यूपी डायरेक्टरेट का थल सैनिक कैंप के लिए सिलेक्शन होना है। सर, ये जो अभी सर ने बताया था कि हमारी जो सेक्शन है वो किस तरीके से कार्य करती है, सर उसमें हमने सीखा कि जो हमारे देश के जो जवान हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं जिससे हम सुरक्षित रह पाते हैं। अगर सर ये ड्रिल हम ना सीखें और हमारे फौजी बाएँ ना हों तो फिर सर हमारे जो देश है वो असुरक्षित हो जाएगा। सर एनसीसी में आपको आने से वास्तव में कोई लाभ मिला है? सर एनसीसी में आने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मेरे फिजिकल और मेंटली चेंजेस हुए हैं सर, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है और सर मुझे एनसीसी में वेपन और भी जो नई चीज़ होती हैं वो सर सीखने को मिला। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरिगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा देश में कावड़ यात्रा और हरियाणा मेवात के नूंह जिले में पारंपरिक ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर हुए पथराव और गोलाबारी को लेकर रामलीला मैदान पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसीएस प्रथम हरिलाल सैनी को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं जानकारी देते हुए बजरंग दल संयोजक भरत गोस्वामी ने बताया कि जैसा आपको विदित है कि हरियाणा के मेवात में 31 जुलाई को जो भी हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पवित्र श्रावण मास में प्रतिवर्ष किसी भी सोमवार को मेवात के अंदर भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए महाभारत कालीन 5 मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं। लगभग 20 से 25 हजार लोग पहुंचे हुए थे। यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए कि उन पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा गोलियां और पत्थर बरसाने और आगजनी करना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने जब देखा कि परिस्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है तो पीछे हटने का प्रयास किया तो देखा पीछे से भी पत्थर और पेट्रोल वह बरसा रहे थे। कारों, बसों और अन्य वाहनों को आग लगाई जा रही थी। 2 लोगों को गोलियां लगी। मंदिर, पुलिस चौकियों में शरण लिए हिंदुओं पर भी हमले किए गए। यह गंभीर विश्लेषण का अवसर है कि नूंह में डायरेक्ट एक्शन की तरह का वातावरण बना था। यह दुष्कृत्य किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस क्रूर आतंकी हमले के कारण बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और समाज के 2 अन्य व्यक्ति भी बलिदान हुए हैं। बलिदानियों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस घटना से संगठन तथा हिंदू समाज आक्रोशित है। इसके विरुद्ध हमारी निम्नलिखित राखी है। नूंह सहित संपूर्ण मेवात क्षेत्र को सील करके प्रत्येक इस्लामिक जिहादी दंगाई को सर्च करके संवैधानिक रूप से समूल नष्ट किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की घटना भविष्य में कभी नहीं होगी। इस प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक यात्राओं के समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए तथा घायलों को 20-20 लाख रुपए दिए जाए तथा जिनकी गाड़ियां, बसें या अन्य नष्ट समिति की क्षतिपूर्ति की जाए। सौरमंडल पर पत्थरबाजी और कावड़ियों पर जो किस तरीके की मांगें इनके द्वारा रखी गई हैं? मांगे इनके राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कार्रवाई खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां थाना रोरावार, जिला बुलंदशहर थाना कोढ़ के गांव सुनपेड़ा निवासी सोनू बुधवार को अपनी पत्नी सना और 2 वर्षीय बेटी सिफा के साथ हेलमेट लगाकर थाना रोरवर के निवरी निवासी शहाबुद्दीन के यहां गमी में आया था।
बुधवार शाम करीब 8 बजे निवरी से वापस आने अपने गांव जा रहा था। खैरेश्वर हाईवे पर सड़क पार कर ही रहा था कि इसी बीच कार सवार नोएडा निवासी अतुल कुमार अपने परिवार के साथ नोएडा से मैनपुरी जा रहे थे। कार तेज गति से चल रही थी और तेज गति के कारण बाइक को करीब 20 मीटर तक घसीटती हुई खाई में जा घुसी। कार सवार तो बच गए, मगर बाइक सवार पति पत्नी दोनों के पैर फ्रैक्चर होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची रोरावर पुलिस ने घायलों को नादा पुल के पास निजी अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है सर। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं जिला पुलिस इंस्पेक्टर नियर बाई का फोन। अच्छा, क्या घटना हुई आज? घटना सर, हम हाईवे पे आ रहे थे, जैसे ही हमने पेट्रोल पंप क्रॉस किया तो एक गाड़ी आई थी बहुत स्पीड से। मैं अपने चाचा जी के आगे आगे चल रहा था और बहुत तेज़ गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने एक साथ टक्कर दी। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? जी हम अपनी मौसी जी के यहाँ अभी एक डेथ हुई थी मेरी बहन की, तो उस डेथ में मट्टी वट्टी लगवा के जब आ रहे थे वहाँ से। कहाँ जाना था वैसे आपको? जी मुझको बुलंद साइड जाना था। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी पुलकित खरे ने गोवर्धन के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने संपूर्ण परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं का सीसीटीवी के माध्यम से जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि यह कंट्रोल रूम निरंतर पूरे वर्ष इसी प्रकार चलेगा और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोस्टर बनाकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। जिलाधिकारियों ने गोवर्धन के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने उप जिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर संपूर्ण कच्चे परिक्रमा मार्ग को पक्के एवं कच्चे अतिक्रमण से मुक्त कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से संपूर्ण परिक्रमा की चेकिंग करते रहे। अभियान को 4 चरण में चलाएं। सर्वप्रथम परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर सभी अतिक्रमण दुकानदारों, ढकेल, रेडी पट्टी वाले आदि को चेतावनी जारी की जाए कि वे कच्चे परिक्रमा मार्ग से हट जाएं। उसके 2 दिन बाद पुनः निरीक्षण करें और अनुपालन ना करने वालों पर 11,000 का जुर्माना लगाएं। तीसरी बार पुनः 2 दिन बाद मार्ग का निरीक्षण करें और अनुपालन ना करने वाले पर 21,000 का जुर्माना लगाएं। चौथी बार निरीक्षण करने पर अनुपालन ना करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराएं। अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को सख्ती से किया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए कि 50 नए बैरियर की व्यवस्था गोवर्धन के लिए की जाए। अधिशासी अधिकारी गोवर्धन और राधाकुंड को निर्देश दिए कि संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर उत्तम सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रोस्टर बनाकर सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए और सभी को सेक्टर के अनुसार सफाई एरिया दिया जाए। एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और उस ट्रस्ट के अध्यक्ष जिलाधिकारी पदेन होते हैं। तो जब उस ट्रस्ट के कुछ मेंबर मेरे से मिलने आए थे तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि जाके स्वयं देखा जाए कि ये अनाथालय किस प्रकार से चल रहा है। इसको आके देखा गया और ये पता चला कि कोविड से पहले तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन कोविड के बाद से अभी उतने ठीक तरीके से नहीं चल रहा। खबर यूपी के बरेली से है, जहां फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गांव के ही एक परिवार को बेटा होने की खुशी में ना तो लड्डू खिलाए और ना ही दारू पिलाई। इस बात की रंजिश मानते हुए हत्यारोपियों ने युवक की हत्या कर दी। वहीं मृतक की पत्नी की इज्जत को भी तार तार किया। जब पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। थक-हार के पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी दफ्तर में की। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मृतक की मां ने बताया कि घटना के दिन वह अपने बेटे के साथ खेत से आई थी। जैसे ही वह घर पहुंचे तो गांव के ही ठाकुर जाति के युवक उसकी बहू के साथ हाथापाई कर रहे थे। जब उसके बेटे ने यह देखा तो वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर वह भी अपनी बहू के साथ बेटे को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उसके और उसके बेटे के साथ मारपीट करने लगे। बाद में आरोपी उसको बेटे को उठाकर ले गए और पेड़ से बांधकर पीटने लगे। इसी दौरान उसके बेटे की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने मीडिया को बताया कि हत्यारोपी उसके पति से मिठाई के साथ दारू मांग रहे थे।
उसके पति ने कहा कि पहले क्यों नहीं आई। इसके बाद उसका पति खेत चला गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उसकी इज्जत लूट ली। जब वे पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी ग्रामीण ने बताया कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी संबंध में गांव के कुछ लोग युवक लड्डू को और शराब की मांग कर रहे थे। मना करने पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में मृतक की मां ने थाने पर तहरीर दी है। पुलिस 4 आरोपियों को और हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम पीपरथरा में एक व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में गांव के कुछ युवकों के द्वारा उससे मिठाई खिलाने को कहा गया। उस व्यक्ति के द्वारा कुछ कारणों से मिठाई खिलाने से मना किया, जिससे कारण उन युवकों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे कारण उसकी मृत्यु हो गई। खबर यूपी के बरेली से है, जहां बरेली के शाही थाना क्षेत्र की दुनका पुलिस चौकी में चौकी इंचार्ज सिपाही से परेशान होकर हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। बता दें कि अपनी ही बंदूक से हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। पुलिस चौकी के अंदर आत्महत्या के प्रयास में हड़कंप मच गया। मौके पर चौकी इंचार्ज सिपाही अमित कुमार, हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी मौजूद थे। हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी ने पहले सुसाइड नोट लिखा। नोट में चौकी इंचार्ज का पूरा काला चिट्ठा लिखा हुआ था। चौकी प्रभारी अरविंद कुमार और सिपाही अमित शर्मा पर अपमानित करने और अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए और फिर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी को बरेली SRMS अस्पताल से रेफर किया गया। परिजन गंभीर हालत में सिपाही को मेरठ लेकर रवाना हुए। आपको बता दें कि देर रात लगभग 1 बजे के बाद एक घटना घटी। क्या मामला है सर और क्या कार्रवाई की जा रही है? एक हेड कांस्टेबल है, 1991 बैच के ये हैं। उनके द्वारा कल रात में सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने आप पर गोली चलाई, जिसमें से एक गोली उनको लगी है। उनको तत्काल हमने मेडिकल सहायता उपलब्ध कराते हुए यहाँ के अस्पताल में दिखाने के बाद में मेरठ में अस्पताल में रेफ़र किया है। उनके परिजन भी साथ में हैं और वहाँ पर इलाज उनका चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि स्त्री पुरुष में कोई नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नाबालिग से लिव इन अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी अगर किसी नाबालिग लड़के या लड़की के साथ रह रहे हैं तो ये कानूनी तौर पर लिव इन संबंध को संरक्षण नहीं देता है। दोनों में से कोई भी अगर नाबालिग हो तो यह लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल 2 बालिग ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, यह अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बालिग महिला का नाबालिग पुरुष द्वारा अपहरण का आरोप अपराध है या नहीं, यह विवेचना से तय होगा। केवल लिव इन में रहने के कारण राहत नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप के लिए फिट केस नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति VK बितला और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सलोनी यादव व अली अब्बास की याचिका पर दिया है। याचिका कहना था कि वह 19 वर्ष की बालिग है, अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है, अली अब्बास के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, इसलिए अपहरण का दर्ज केस रद्द करके याचिकों को की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने एक याची ने के नाबालिग होने के कारण राहत देने से इनकार कर दिया। कहा कि अनुमति दी गई तो अवैध क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा। कानून के खिलाफ संबंध बनाना पॉस्को एक्ट का अपराध होगा। मामले में कौसाम्बी के पिपरी थाना में अपहरण का केस दर्ज है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा मुस्लिम कानून में लिव इन को मान्यता नहीं है। बिना धर्म बदले संबंध बनाने को अवैध माना गया है। कोर्ट ने कहा कि कानून की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता तलाकशुदा को ही मांगने का हक है। लिव इन शादी तो पीड़िता धारा 125 का लाभ नहीं पा सकती। बालिग महिला का नाबालिग के साथ लिव इन में रहना अनैतिक व अवैध है, यह अपराध है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां थाना नंदग्राम क्षेत्र में चाइनीज मांझा पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस और पीपल्स फॉर एनिमल
पीएफए संस्था ने बुधवार को चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 20 चरखी चाइनीज मांझा बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी को कस्टडी में लिया है। पीएफए के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि चाइनीज मांझा बिक्री पर कोर्ट की रोक है, इसके बावजूद ये गाजियाबाद में बिक रहा था। इसी वजह से आए दिन पक्षियों के चोटिल होने के मामले सामने आ रहे थे। पीएफए संस्था के अभिषेक ने कस्टमर बनकर आरोपी से संपर्क किया और मांझा मांगा। आरोपी विकास कश्यप और आकाश कश्यप ने घर से लेकर दिया, दोनों हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। यूपी में 2024 तबादला नीति को लेकर तैयारी जोरों पर है। बता दें कि ट्रांसफर नीति पर सीएम कार्यालय में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही ऑनलाइन मेरिट बेस्ड ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2024 तक डाटा अपलोड करना होगा। बता दें कि ये डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा और साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी भी देनी होगी। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां कुत्ते को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। यहां पंचशील बेलीगटन सोसाइटी में तथाकथित रूप से जाना जाने वाला डॉग लवर्स सोसाइटी में एक महिला एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए सरेआम डंडे से पीटने लगी क्योंकि उसका कसूर सिर्फ यह था कि बुजुर्ग शख्स ने कुत्ते पर कुछ टिप्पणी की थी और उसे वहां से ले जाने को भी कहा था, जिसके बाद महिला भड़क गई और वह शख्स को डंडे से पीटने लगी। विरोध करने पर वह बुजुर्ग को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जून माह के मॉनसून की शुरुआत होने के बाद से ही प्रदेश में वर्षा का क्रम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन यह क्रम और तेज होता दिख सकता है। मौसम की स्थिति और पूर्व अनुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय है। हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में गरज चमक के साथ तीव्र बौछारों का दौर जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।